नेम डालो अपना, तो नेम भी डाल दूंगी। तुमको ऐड कर दिया सर ने ग्रुप में? पीडीएफ पहुंचने लगे? नहीं, ऐड तो कर दिया है तुमको। लास्ट नहीं पहुंचा होगा शायद, शायद अभी ऐड किया। अर्निम नाम ऐड किया। चलो स्टार्ट किया जाए। लेक्चर 8 होता है आज अपना, मोल कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले लास्ट टर्न पे 2-3 चीजें कराई थी, वो क्लियर है? हाँ, क्या क्या करवाया था? हाँ, अंशुल क्या क्या करवाया था? बिना कॉपी देखे बताना है क्या कराया था। और 2 ही टॉपिक कराए थे। परसेंटेज यील्ड करवाया था, और सीक्वेंशियल और पैरेलल कराया था। उसका कोई एग्जाम्पल करा? ये क्वेश्चन कहाँ का है? शीट का। हमने जो शीट दी उसका है। हाँ, हमारी शीट कब करोगे? हाँ, हमारी वाली हल्की है एकदम। हमारी वाली शीट हल्की है एकदम। सारे हो गए उसके? और तुम्हारे स्कूल वाले इतना तगड़ा दे रहे हैं, वही नहीं हो पा रहा। चलो रजत, ये क्वेश्चन पढ़ो, मैथ्स छोड़ो। मैंने आपको बताया ना, मेरी क्लास में कोई और सब्जेक्ट पढ़ता है तो मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अभी मैं तो नहीं करा रही ना। हाँ, क्वेश्चन अंशुल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट स्लाइड वगैरह विजिबिलिटी प्रॉपर है? हेलो, विजिबिलिटी है? अंशुल ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन शॉर्ट में मैं लिखूंगी। चलो, मोलर मास कंपोजिशन पोल्यूटेड एयर का क्या दिया हुआ है? क्या लिखा है? 16% क्या गिवन है? ऑक्सीजन का गिवन है। अच्छा भाई, 80 और हम्म हम्म एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है किसका? पोल्यूटेड एयर का, ये जिसका कंपोजिशन इन्होंने दिया। तो आपने एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास निकाला था आइसोटोप्स के थ्रू। आइसोटोप्स के थ्रू एवरेज एटॉमिक मास निकाला था। कैसे निकाला था? किसी कम एलिमेंट के अगर 3 आइसोटोप थे तो क्या करते थे, या 2 आइसोटोप है तो क्या करते थे? फर्स्ट आइसोटोप को ले लिया, उसका परसेंटेज लिया, मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास, प्लस सेकेंड आइसोटोप का परसेंटेज, और मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय 100 कर देते थे। तो उस एलिमेंट का क्या निकलता था? एवरेज एटॉमिक मास। है ना? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ? एयर का कंपोजिशन दिया है, और उसके ऊपर लाइन क्या लिखी हुई है? मोलर कंपोजिशन दिया हुआ है कि 16 मोल क्या है आपका? मोलर कंपोजिशन का मतलब 16 मोल आपका O2 है, 80 मोल क्या है? N2 है, 3 मोल क्या है आपका? CO2, और 1 मोल क्या है आपका? SO2।
टोटल देख लो, टोटल आपका 100 हो रहा है। हाँ टोटल 100 है, ठीक है। तो पूरा कंपोजिशन दिया हुआ है, इतने मोल्स ये, इतने मोल्स ये, इतने मोल्स ये। तो वही फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, एवरेज। तो सबके हाँ परसेंटेज O2 का ले लो, मल्टीप्लाइड बाई 32 कर दोगे। फिर परसेंटेज N2 का मल्टीप्लाइड बाई 28 हो जाएगा। परसेंटेज किसका लोगे, SO2 का मल्टीप्लाइड बाई, SO2 का मोलर मास होगा 64, 32 इसका होता है। और फिर परसेंटेज CO2 का ले लो, CO2 भी है ना, और इसका मोलर मास 44 होता है। कितना आ जाएगा, O2 का 16 दिया था ना इन्होंने, N2 का कितना दिया था, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 80 दिया था। SO2 का 1, SO2 का 1 और CO2 का 3 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, आंसर ही नहीं आ रहा है। चलो भाई करो। 100 ये क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाइड बाई 32 कितना आ रहा है, 500। 512 आ गई ये वैल्यू। ये कितनी आ जाएगी, 22, ये वाली, ये वाली 132 हो गया। अब ऐड कर लो, तो आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा, मेरा ही आ रहा है यही, पर आंसर कुछ और आ रहा है, क्या बात है। ऐड करो इसको, 2884 आ रहा है। 28 मान कुछ आ रहा है, 29 हाँ कौन बोल रहा है 2948, कैसे भाई, 2948, तो 100 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। यही आ रही थी तुम्हारी वैल्यू सारी, क्या गलत दी थी, कैसे अंशुल ऐसे करोगे तुम, हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में ध्यान देना है ना अंशुल। ये गलतियां करते हैं बच्चे, ऐसा नेचुरल है, इसलिए नेचुरल जो भी है वो आपको पता है कि गलती होती है, तो थोड़ा ध्यान से कर लो, है ना। ऐसा नहीं है कि होती नहीं, किसी से ज्यादा होती है, ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बोलो जल्दी। gaseous mixture of H2 and NO2 gas contains 66% of NO2. What is average molecular mass of mixture? सेम क्वेश्चन है, सेम है ना, नहीं लग रहा है सेम, बोलो रजत, आप पढ़ो क्वेश्चन को, वो दो रजत दीदी को दो। गैस का मिक्सचर है, ठीक है भाई चलो, H2 और NO2 है, 66 NO2 है, इसका 66 है, तो उसका कितना होगा, 100 माइनस 66 हो जाएगा, यही होगा ना, यही होगा। तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है, अब इसका मोलर मास ले लो, इसका मोलर मास ले लो, परसेंटेज वही, सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है बेटा जी।
क्या है, सेम क्वेश्चन है। ये कितना हो जाएगा, 14 + 28, 32, सॉरी 5.4 कितना आ रहा है, 5.4 5.4। सारांश आप कहाँ से आ गई ये 11 की क्लास में, सारांश? मोलैलिटी तो निकल गई होगी। हाँ, क्या आ जाएगा, आ गया, हो गई समस्या खत्म। चलें आगे करवाएं। लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन दिया था गैसियस मिक्सचर वाला, कहाँ गया, यही था, ये क्वेश्चन था ना, हम लोग करना छोड़ दिया था हमने। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ml लेते हो CO के, CH4 के और N2 के, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एक्सप्लोड करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के साथ देखो एक एजम्पशन होता है, एक पहला एजम्पशन ये है कि सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर की हैं, मतलब PV = nRT के अकॉर्डिंग वो चलेंगी। उनका अगर PV N R आपको पता है तो टेम्परेचर, इन 5 डेटाज में से अगर आपको 3 डेटा पता है तो आप चौथा निकाल सकते हैं, चौथा पांचवा। तो PV = nRT के हिसाब से चलेगा। दूसरी चीज, इन गैसेस के अगर मिक्सचर दिए जाते हैं तो उसमें ये भी एज्यूम रहता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, उसी तरीके से नाइट्रोजन के फॉर्म में रहता। तो क्या बोल रहे हैं, इनका मिक्सचर 10 ml लिया हमने, O2 के साथ रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद हमने देखा कि वॉल्यूम में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। कितना कॉन्ट्रैक्शन बताया इन्होंने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज 6.5 दिया या 7 दिया, 6.5 दिया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं देयर वाज फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ 7 ml, फिर से 7 ml कम होता है व्हेन रेजिडुअल गैस वाज ट्रीटेड विद KOH। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, जो ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें कौन सी चीज कितनी थी, इस 10 ml में कितने ml क्या क्या चीजें थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि A और B मान लेते हैं, क्या करें, A और B एज्यूम कर लेते हैं, करें। क्वेश्चन इस स्लाइड पे हमको डालना पड़ेगा बाद में। किसका किसका मिक्सचर था और क्या था, N2 था और CH4 था, ये 3 गैसेस थी, टोटल 10 ml था। इसको A मान लो, इसको मान लो B, और ये हो जाएगा 10 - A + B, ये हो जाएगा। इतना समझते हैं सब लोग, एक को A मान लिया AML, दूसरे को क्या मान लिया BML, तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा 10 - A + B, ये हो गया, ठीक, ये मान लिया। अब मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन से CH4 रिएक्ट करेगी और CO रिएक्ट करेगी, तो दोनों का हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्शन। इसको रिएक्ट कराते हो तो CO2 और वाटर बन जाएगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ये गैसियस बनेगा, ये गैसियस है, भी गैसियस है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। अगर इसको 2CO कर लो तो यहाँ 2CO2 बन जाएगा, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये सारे गैसियस। इस रिएक्शन को देख लो, बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2H2O कर देते हैं और ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं, कितने बढ़ा दें, ठीक। अब हमारे पास जो ओरिजिनल था वो कितना कितना था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे को लिखते हैं। एक लॉ होता है, अगर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसेस हैं तो उनके लिए हम लोग एक लॉ लगा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैलुसॉक लॉ। गैलुसॉक लॉ कहता है
कि अगर सभी आपके गैसियस हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि जितने मोल हैं उनको वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ml भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके 1 मोल दिखाई दे रहे हैं CH4 के, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसका 1 मोल बन रहा है और वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अगर ये मोल के टर्म्स में ये है तो यही चीज वॉल्यूम के भी टर्म्स में होगी। अब हम इसको लिखना चाह रहे हैं जो इनिशियल हमारा अमाउंट गिवन है उसके बेसिस पे। CH4 हमने कितना माना है, AML माना है ना, AML। तो अब आप देख पा रहे हो अगर ये 1 है तो कितना यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है। तो जो मोल का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो है। तो ये अगर AML है तो ये कितना होगा, 2 AML होगा। इतनी बात सबको क्लियर है। ये A तो ये 2 है। अब ये कितना बनना चाहिए, A ही बनना चाहिए। और ये कितना बनना चाहिए, 2A बनना चाहिए। इसको हम नहीं लिख रहे हैं। इसको नहीं लिखने का क्या रीजन है, क्योंकि हमारी जितनी बात जितने डेटा दिए हुए हैं वो किसके दिए हुए हैं, गैसियस मिक्सचर के दिए हुए हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं। तो ये लिक्विड है तो इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, गैस के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो नेग्लेक्ट कर देंगे। ये AML हो गया। अब CO को आपने कितना माना है, BML माना है ना। तो अगर इसको B ले तो ये 2 है तो ये कितना है, 1 है, देख पा रहे हो। और अगर इसको ऐसे लिख ले तो ये कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। भाई ये 2 है तो ये 1 है, हाफ है तो ये B है, तो ये कितना हो जाएगा, B/2। और ये कितना हो जाएगा, B, क्योंकि ये भी 2 है तो ये भी 2 है। ये लिख लिया हमने, यहां तक कोई दिक्कत। CO के नहीं, CO का जो कंपोजिशन है उसको B मान लिया कि CO इसमें है कितना, वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। ठीक, ये B, ये B/2, ये B बना, ये A, ये 2A, ये A बना। वाटर को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये क्या था, लिक्विड था। अब बोल रहे हैं कि कितने का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 6.5 का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। इसका मतलब पहले जो वॉल्यूम था उस वॉल्यूम से बाद का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 6.5 कम हो गया। तो अब देखो ये कितना है, A + 2A, ठीक है। ये कितना है, B + B/2। अब बन कितना गया देखो, अगर शुरू में हमने लिया था कितना, A + 2A लिया था, B को कितना लिया था, B + B/2 लिया था, ठीक है। ये चेंज कितना हो रहा है अगर देखो तो, ये A बना रहा है और ये क्या बना रहा है, B बना रहा है। तो इसको माइनस अगर हम कर दें तो ये कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा कि वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ। इन्होंने बोला कि जब ये रिएक्शन होता है तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आता है 6.5। तो ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है ये निकाला कैसे जाता है कि शुरू में कितने ml थे, बाद में कितने ml बन गए, उनको अगर दोनों को डिडक्ट कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, ये 6.5, इसको अगर सॉल्व करो तो कुछ कटेगा, देखो ये A तो उड़ गया है ना, और ये B उड़ गया, तो ये कितना आ गया, 2A - B/2। 2A - B/2 कितना आ गया, 6.5। कोई दिक्कत। तो अगर इस इक्वेशन में 2 LCM ले लो तो 2 उधर चला जाएगा। इसको अगर सॉल्व करो 2 LCM ले लो तो ये 4A - B = 13 बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी,
ये वाला, ये ये वाले में, माइनस वाले में इसी पूछ रहे, लिया कितना है, एक अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कितना है, ये बी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू माइनस ए प्लस बी क्यों लिया? अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहे हो, ये साइन में यहाँ पे चेंज हो गया गलती से, ये कह रहे हो ये, अच्छा यस यस, ये b प्लस बी बाई 2 था ना, तो यहाँ पे चेंज हुआ था ना, माइनस ए माइनस बी, ये चेंज हुआ था, हमने इसको क्यों चेंज कर दिया, तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, 4a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 13, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब अगली देखो, अगला पॉइंट कौन सा, माइनस ए प्लस बी, इनिशियली तुमने क्या लिया था, जो डेटा लिया है वो क्या लिया है, ये, ठीक है। अब इस डेटा में तुमने इसको देखो, CH4 और CO, यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ओरिजिनली A और B था, A प्लस बी था। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन के बाद क्या चेंजेस आए, ये वाले चेंजेस आए, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया, हाँ इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस रिएक्शन के थ्रू। अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अब इसके बाद रेजिडुअल चीज बचती है, जो रेजिडुअल गैस है, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7 ml व्हेन रेजिडुअल गैस वाज ट्रीटेड विद KOH, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। अब देखो, अब गैस क्या है बची हुई, ये वाली जो गैस है CO2 हो गई, ठीक है, और क्या बचेगा CO2, दोनों इक्वेशन से CO2 मिल रही है, ये तो H2 है, लिक्विड है, तो एक गैस CO2 है हमारे पास, एक गैस क्या है N2 है, ये KOH के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो KOH के साथ रिएक्शन में याद रखना है, ये एक इक्वेशन है, KOH के साथ रिएक्शन में हमको याद रखना है कि CO2 क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, CO2 क्या हो जाती है, KOH के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है, तो यहाँ पे जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब। अगर आपकी CO2 एब्जॉर्ब हो गई KOH के थ्रू, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या आएगा, अब बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन 7 ml का, 7 ml कॉन्ट्रैक्शन फर्दर हो रहा है, और वो किसके थ्रू हो रहा है, when CO2 absorbed by KOH, जब KOH डालते हो आप, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब ये जो 7 ml है ये क्या होगा, ये जो 7 ml है ये किसका वॉल्यूम होना चाहिए, CO2 का वॉल्यूम होना चाहिए, ये 7 ml CO2 के एब्जॉर्ब होने पे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो 7 ml क्या होना चाहिए, CO2 का वॉल्यूम होना चाहिए। CO2 कितनी बन रही है, A बन रही है, और कितनी बन रही है रिएक्शन में, B बन रही है, दो ही अमाउंट तो दो ही रिएक्शन में बन रहा है, तो आपको एक दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई, A प्लस बी इज इक्वल टू 7, इसके थ्रू आप A और B की वैल्यू निकाल लोगे। पहली क्या थी, 4a प्लस बी, एक ये थी, और एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, और क्या याद रखना था, CO2 एब्जॉर्ब बाई KOH, ठीक। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, दोनों को a कितना आ रहा है 2 और b कितना आ रहा है 5 ml में आ गया,
तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना हो जाएगा भाई? ए की वैल्यू CH4 हो गया आपका 2, CO क्या हो गया 5, और N2 कितना हो जाएगा? N2 कितना हो जाएगा 3। ये किसका था? CH4 का। ये किसका था? O2 का। और N2 CO का था। और N2 का कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 माइनस कितना आ जाएगा? तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना था? CH4 2 ml थी, CO कितनी थी 5 ml, और N2 कितनी थी 3 ml। क्लियर है? किसी ने आंसर भी लिख के भेजा था अभी स्क्रीन पे। सारांश आपने निकाला था आंसर? किसने कितना निकाला था? यही आएगा पक्का? ठीक है। तो ये क्या था? गैसियस मिक्सचर की एनालिसिस थी कि किसी के साथ रिएक्ट कराते हो तो कैसे। एक ये केस था आप कह सकते हो एक तरीके से। अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेसिक लॉज की बात करते हैं। ठीक, उसमें एक लॉ आता है गैलुसैक लॉ, सुना है? हाँ, क्या होता है? क्या सुना है बताइए। सारांश, सारांश बताइए। अभी पुरानी क्लास के बच्चों का आने, हाँ पुरानी क्लास के बच्चों के आने का फायदा है ना। सारांश जल्दी से बता दो। ये लॉ जो प्रेशर है वो एक्सर्टेड पर है गैस, मतलब जो प्रेशर है वो एक्सर्ट गैस इसमें एक्सर्ट होती है। ये तो सबको पता है, ये अवोगाड्रो इन्होंने थोड़ी दिया था गैलुसैक में, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो पुराने जमाने से पता है कि गैसेस जो होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ये लिखा हुआ, ये इटालियन ब्राजीलियन जो भी साइंटिस्ट हैं गैलुसैक, इनका लॉ बताना। देखो, दो लॉज इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एवोगाड्रो लॉ और एक गैलुसैक लॉ। गैलुसैक कहते हैं कि भाई अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है, तो जो मोल्स का सिंपल रेशियो होता है वही रेशियो उसके वॉल्यूम का भी होगा, और कुछ खास बात नहीं है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, हाँ ये पढ़ भी चुके हैं, और इसी को बस अब लैंग्वेज में समझेंगे। क्या बोला इन्होंने? अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो और प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure, if reactant and product both are gases, दोनों ही क्या हो गैस, then volume ratio is same as सिंपल मोल रेशियो। जो भी गैसेस के मोल्स का रेशियो होगा वही क्या होगा उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से रिएक्ट करता है और बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, इस रिएक्शन में बोल रहे हैं ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो मोल के अकॉर्डिंग देखोगे तो मोल का रेशियो क्या आएगा भाई? आप इसका बोलोगे तो ये 1 मोल है, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 2 मोल। तो मोल रेशियो क्या आ गया 1 मोल 1 मोल 2 मोल, यही रेशियो है 1:1:2, यही रेशियो दिख रहा है। यही रेशियो सेम टू सेम वॉल्यूम में भी आएगा, यही गैलुसैक ने बोला था। अगर इसको 1 लीटर लेते हो
तो ये कितना यूज होगी 1 लीटर, और ये कितना बनेगी 2 लीटर। कोई दिक्कत? इसको अगर x ml लेते हो तो ये x ml यूज होगा, और ये कितना बनेगा 2x ml। तो जो मोल का रेशियो वही रेशियो इनमें क्या होगा 1। ठीक, कोई खास ऐसी बात नहीं है। सारांश ये पढ़ा था आपने, जैसे N2 + 3H2 तो बता क्यों नहीं पा रहे थे, इधर उधर कहाँ बता रहे थे? अब आप 12th में आ गए हैं, अब पीछे की चीजों को अगर करेंगे नहीं तो क्या होगा, दुनिया कब लूट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये 1 मोल है ना। अभी क्या करना होता है 12th में जा करके, 11th में तो थोड़ा सा मजे मजे में चलता है, लेकिन 12th में जा करके एकदम आपको सीरियस होना पड़ता है। ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, देखने से पता लग रहा है कुछ खास बात नहीं है। इसको अगर x ml लेते हो तो ये कितना हो जाएगा 3x ml, ये कितना हो जाएगा 2x ml। लीटर में भी ऐसे ही ले सकते हो, कुछ खास बात नहीं है। एक क्वेश्चन था शीट में, शीट किसी के पास होगी नहीं, चलो है शीट है, हाँ निकालो। दूसरा लॉ कर लो, एवोगैड्रो। क्या कह रहे हैं भाई, एवोगैड्रो नंबर तो डिस्कवर कर दिया, एवोगैड्रो लॉ बता दिया था बच्चों, क्या था? नंबर हो गया, लॉ हो गया, नंबर है। अंशुल अब तुम्हारा नंबर है ना। एवोगैड्रो क्या कहते हैं? एवोगैड्रो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखो, उसको चेंज नहीं करते हो किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी दो गैसेस के लिए, तो अगर गैसेस के मोल्स सेम हैं, अगर गैसेस के वॉल्यूम सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। क्या बोला इन्होंने? एट कंडीशन यही है, टेम्परेचर प्रेशर क्या रखना है आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम of gases contains equal number of molecule। मतलब अगर जैसे तुमने सपोज बोला कि भाई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, टेम्परेचर कितना ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, और प्रेशर ले लिया तुमने 1 atm सपोज। ठीक, इस पे तुम बोल रहे हो कि हमारे पास एक अमोनिया गैस का सैंपल है और एक दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, सेम टेम्परेचर पे, 2 सैंपल है हमारे पास। ठीक, इसके 2 लीटर्स लेते हो तो इसमें x मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हाइड्रोजन गैस के 2 लीटर्स लोगे तो उसमें भी कितने मॉलिक्यूल होंगे x। यही बात एवोगैड्रो ने बोली थी कि अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, अलग अलग गैसेस के, तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें क्या होंगे सेम। ठीक, ऐसे करके आपको कंपेयर करा के कोई क्वेश्चन दे सकता है। मान लो बोल दिया 2 लीटर में Na मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं हाइड्रोजन गैस उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे है, उसके 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपको पता है अगर इसके 2 लीटर में Na मॉलिक्यूल है तो इसके भी 2 लीटर में उतने ही होंगे। अगर 1 में पूछा है तो सीधे क्या कर दोगे, हाफ कर दो। ठीक, कोई दिक्कत? कहाँ गया क्वेश्चन एक,
अच्छा, बार बार एसटीपी की कंडीशन पूछते हैं ना आप लोग गैस के लिए। एसटीपी की जो कंडीशन है वो याद रखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना माना जाता था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानते थे, मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर 1 atm। ठीक है, अभी क्या किया गया है, अब अगर किसी गैस का टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर क्या है 1 atm है, ठीक है, किसी भी गैस का, एनी गैस, और इसके अगर आप 1 मोल लेते हो तो इसका वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। कितना आता है? 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये जो एटीएम है उसकी जगह इन्होंने यूज कर दिया अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, क्या यूज कर दिया, ये तो सेम है, 273 केल्विन ही ले रहे हैं, प्रेशर 1 बार ले रहे हैं। 1 एटीएम और 1 बार में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जब प्रेशर 1 बार ले लेते हो तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना आता है 22.7 लीटर। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बुक्स अभी पुराना ये जो डेटा है इसी को यूज कर रहे हैं। हाँ, गिवन नहीं देंगे तो आप 22.4 ले सकते हो, 22.7 भी ले सकते हो। हाँ हाँ, पर मॉडर्न ये है, मॉडर्न का मतलब नया जो है, ये नया जो ये है, पर ज्यादातर क्वेश्चंस में ये 22.4 ही यूज करते हैं, पर किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया कि 22.7 है तो वही यूज। इसको ये जो 1 मोल का वॉल्यूम है इसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। कभी कभी ऐसे वीएम लिखा रहता है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। अब वो क्वेश्चन दिख जाए तो करवा दे। चलो, क्वेश्चन है आपका 12 लीटर H2 एंड 11.2 लीटर Cl2। H2 और Cl2 को क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन यही वाला होना। ठीक, ये बोला इन्होंने कितना लिया है, 12 लीटर लिया है, और ये लिया है 11.2 लीटर। ठीक, बोल रहे हैं मिक्स करते हैं, एक्सप्लोड किया जाता है। कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज, अब जो मिक्सचर तैयार होगा उसका कंपोजिशन क्या है? 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है 24 लीटर ऑफ HCl, दूसरा ऑप्शन है 0.8 लीटर ऑफ Cl2 एंड 20.8 लीटर ऑफ HCl, फिर 0.8 लीटर H2, 22.4 लीटर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए। तो हम देख लेते हैं कितना बनेगा, क्या होगा। देखो, आपको पता है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखो, ये अगर 1 है, ये 1 है, तो ये कितना बनता है? 2। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन ऑफलाइन तो बोल दीजिए। नहीं है? भूवी है क्लास में आज? ठीक, अब देखो, इसको तो ले लिया 12 लीटर दे दिया, और इसको कितना दे रहे हैं? 11.2 ही दे रहे हैं। तो अभी एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग आपने समझा कि भाई, अभी गैलुसॉक के अकॉर्डिंग आपने समझा कि अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 1 लीटर होगा, तो ये 1 लीटर यूज होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 11.2 लीटर है तो ये भी तो 11.2 लीटर ही यूज होगा। ठीक है, तो इसके 0.8 ज्यादा दिए हुए हैं, 0.8 एक्सेस रह जाएगा, और ये पहले खत्म हो जाएगा। जो रिएजेंट पहले खत्म हो जाता है वो क्या हो जाता है? लिमिटिंग हो जाता है ना। तो ये तो गिवन डेटा है। यूज कितना होगा रिएक्शन में, किस अकॉर्डिंग होगा? ये यूज होगा
आपका 11.2 और ये कितना यूज होगा 11.2। अब आपको पता है ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना बनेगा 2, तो ये इसका डबल बन जाएगा। ठीक, तो ये बनेगा कितना 22.4, ये 22.4 बनेगा, ये 11.2 पूरा पूरा यूज रिएक्शन मिक्सचर का मतलब है। अब रिएक्शन के बाद क्या है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा, कंप्लीट। ये कितना कंज्यूम होगा 11.2 लीटर कंज्यूम होगा, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 12 माइनस 11.2 0.8 रह जाएगा। तो अब जब रिएक्शन के बाद आप मिक्सचर को देखोगे तो उसमें Cl2 तो होगी नहीं, खत्म के रिएक्ट करके पूरी पूरी HCl में कन्वर्ट हो गई है। ये हाइड्रोजन 11.2 खत्म हो गया है, कितना बचा हुआ है 0.8, और ये HCl कितनी बन गई है 22.4 लीटर। तो अब अगर रिएक्शन के बाद आपको रिएक्शन मिक्सचर देखना है तो कितना बच गया, हाइड्रोजन है 0.8 लीटर, HCl कितना है 22.4 लीटर, Cl2 कितना है 0 लीटर, है ही नहीं, है ना। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहले में दिया है 24 लीटर ऑफ HCl, तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरे में दिया है 0.8 लीटर ऑफ Cl2 एंड 20.8 लीटर ऑफ HCl। 0.8 लीटर Cl2 के दिए, Cl2 तो पूरी खत्म हो गई। थर्ड ऑप्शन में दिया है 0.8 लीटर ऑफ H2 एंड 22.4 लीटर ऑफ HCl। सी हो जाएगा ये जो थर्ड ऑप्शन में। ठीक, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो एवोगैड्रो और गैलुसॉक लॉ समझ गए। अब देखो, अब बात कर लेते हैं, अब सिंपल सिंपल और लॉज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, सुना होगा ये सबने, है ना। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बोलते हैं भाई कि रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्टेंट का जितना मास है, हाँ मास ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, तो रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही मास कितना किसका रहेगा प्रोडक्ट का रहेगा। तो मोटी मोटी बात समझ लेते हैं कि भाई रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल टू होगा प्रोडक्ट का टोटल मास। कोई कुछ कहना चाहता है? मान लो ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं सी और डी, तो ए का मास ले लीजिए, बी का इज इक्वल टू होगा सी का मास प्लस डी। इस पे कोई भी बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है जो 11th में आ सकता है, जेई में तो नहीं आए। ठीक, कुछ बनेगा, कोई रिएक्शन बता देंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस पे कोई क्वेश्चन। NaSCO3 बना रहे हैं, एक सॉलिड बन जाता है, सॉलिड का मास इतना दिया हुआ है, तो दूसरी चीज क्या है, तो करना वही कॉन्सेप्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करना है। ये तो हो गया। अंशुल चलो जल्दी से बता दो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो तो गया है ना, चलो जल्दी से बता दो। अब ये मत सोचना मैंने बोल दिया तो मैम ने पनिशमेंट दे दिया, है ना। हमें पूछना भी, टीचर पूछेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और सबसे जो सामने बैठा है उसका तो पता होना ही चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाते हैं, मैं मुस्कुरा रही हूँ पर पूछ सीरियसली रही, तो सीरियसली आंसर दे दो, मुस्कुराओ मत।
जल्दी से फटाफट, फास्ट। एनसीईआरटी है 11th। जेई के लिए एनसीईआरटी में जितने ब्लॉक्स हैं, जो चैप्टर खत्म होते जाएंगे, ब्लॉक्स लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपकी खत्म होनी चाहिए। कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो आप पूछेंगे, ऐसा नहीं करना है कि छोड़ देना है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाते हैं, जल्दी से बताइए, फास्ट, जल्दी। पलक, क्या ज्यादा होगा? साक्षी, जल्दी, कॉपी नहीं देखते हैं, ऐसे ही बताना है ना। दोनों का मोल निकालना है, जिसका मोल, पिटाई लगाऊंगी अब। जो एक्स्ट्रा बचता है वो तो वो हो जाता है, हाँ आराम। जो लिमिट कर रहा है, जो रिएक्शन को रोक देता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लेकिन पहचानेंगे कैसे रिएक्शन में? जिसका मोल कम आया हो। मैं पिटाई लगाने में बिल्कुल। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाते हैं? रिएक्शन जो लिखी हुई है, पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। जैसे ही आपको पता लग गई रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक है, आपको क्या करना है, जो गिवन मोल्स हैं क्वेश्चन में, दोनों रिएक्टेंट के अगर मोल्स गिवन हैं, सपोज इसके x मोल्स दिए हुए हैं और इसके y मोल्स गिवन है, तो आपने करना क्या है, सीधे सीधे जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उससे डिवाइड कर देना है, x बाई 1 y बाई 3, और देख लेना है इसमें से किसकी वैल्यू छोटी आ रही है। जो वैल्यू छोटी होगी, मान लो ये छोटा है, इसकी वैल्यू ये छोटी है, तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। कई बार बता चुके हैं, ठीक है, उसका वो कर देंगे, फिर वो हो जाएगा, फिर छोटा आ जाएगा। अरे भाई, कॉन्सेप्ट जब याद है तो ध्यान रखो ना कि ये मोल्स गिवन होंगे, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जिसके लिए ये वैल्यू छोटी आती है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। दूसरे वाले को क्या बोल देंगे, एक्सेस। इसको ये वैल्यू, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट, हाँ ठीक। आपको नहीं बोलने आए कोई इश्यू नहीं है, आपको क्या आना चाहिए, सवाल आना चाहिए। चलो, 2 लॉ कर लिए हमने। अंशुल अब क्या रिसर्च कर रहे हो उसमें? अब अगला लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पढ़ चुके हैं आप, पहले बताया हुआ है। अंशुल रिसर्च नहीं करो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर आप किसी कंपाउंड को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, कोई कंपाउंड अगर बनता है तो उसके जो एलिमेंट होते हैं उनके मासेस का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड है, इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वाटर। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए और भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनको हम वाटर नहीं कह सकते, इसको हमने क्या बोला है, वाटर बोला है, ठीक है। तो अगर आप इसको वाटर बोल रहे हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस में रिलेशन जो होगा वो
2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मासेस का अगर रेशियो देखो तो ये रेशियो आएगा 2:16, जिसको आप बोल सकते हो 1:8। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर उस कंपाउंड में मास रेशियो कितना है 1:8 है, तो उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? वाटर। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड की जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है? उसके एलिमेंट का मास रेशियो। ठीक है, अगर ये मास रेशियो चेंज कर दोगे तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कोई भी कंपाउंड हमने बना हुआ देखा तो उसको वाटर हम कह सकते हैं। जब रेशियो 1:8 का है तब उसको क्या बोलोगे? वाटर। ये इसमें रेशियो अब देखो चेंज होगा जाएगा, 2 हाइड्रोजन है और क्या है 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास कितना ले लोगे? 2 यूनिट, और ऑक्सीजन का कितना ले लोगे? 16। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? 1:16। जब रेशियो मासेस का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 था तो कंपाउंड क्या था? H2O। और जब आपने रेशियो चेंज कर दिया 1:16 कर दिया तो कंपाउंड क्या हो गया? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सबका एक स्पेशल कंपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे आप बने हैं तो आपका क्या है? एक स्पेशल कंपोजिशन है कि ऐसा कलर है, ऐसा आंखों का टेक्सचर है, ऐसा आपका ये जो रेटिना है इसका कलर है, ऐसे हेयर्स का कलर है, ऐसे हेयर्स की कर्लिंग है। तो एक पर्सनालिटी का क्या है? एक स्पेशल, हर चीज के लिए एक स्पेशल फीचर है। तो इसी तरीके से एक कंपाउंड के लिए ये रेशियो क्या है? फिक्स। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या कांस्टेंट कंपो। ये लॉ बोलता है कि भाई अगर आप किसी कंपाउंड को लेते हो तो उसके एलिमेंट में एक कांस्टेंट मास रेशियो होगा। ठीक, समझ आ गई अंशुल? कल मैं पूछूंगी आपसे ये। हाँ, नेक्स्ट डे जब भी। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल लॉज है, वो करवा दे रही हूँ आपको। शायद करवाया है क्या? करवाया ये लॉज आपको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि 2 एलिमेंट ले लिया आपने, 2 एलिमेंट को मिक्स करा के, 2 एलिमेंट को रिएक्ट करा के कई सारे कंपाउंड बना रहे हो। तो ये बोलते हैं कि एक एलिमेंट के मास को अगर फिक्स कर दो तो जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसके मासेस में अगर रेशियो देखो तो एक सिंपल रेशियो आता है। क्या आता है? एक सिंपल रेशियो। जैसे पहले छोटा एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 कंपाउंड बन गए कार्बन और ऑक्सीजन से। अगर दोनों में रेशियो देखो, CO और CO2 में एलिमेंट का रेशियो देखो, तो कार्बन 1 दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 2 के रेशियो में। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का क्या लिखोगे? 16। अगर रेशियो देखो किससे कट कर दें? 4 की टेबल से कट कर दें, 3:2। ठीक, यहाँ पे देखो 12 और ये 2 × 16 32 हो जाएगा, है ना? 4 की टेबल से कट कर दो तो 3:8 आ जाएगा, है ना? तो अगर एक के रेशियो को, एक के अमाउंट को फिक्स कर दो, फिक्स किसको कर दिया? कार्बन को फिक्स कर लो। इसमें फिक्स करने का मतलब सेम ले लो दोनों में। इसमें ये 3 है, इसमें भी ये 3 है। ठीक, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो दोनों कंपाउंड में एक सिंपल रेशियो में होगा। इस दूसरे एलिमेंट का रेशियो क्या दिख रहा है आपको? पहले में 4, दूसरे में किस रेशियो में? दोनों का रेशियो अगर देखो तो 4/8 है। तो ये एक कैसा रेशियो है? सिंपल रेशियो है, 1:2। सिंपल होल नंबर रेशियो होता है।
इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लॉ ऑफ मल्टीपल अब इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कई सारे ऑक्साइड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन के ये N2O है, एक बनता है एक बनता है NO2, एक बनता है N2O3, एक है N2O5। ठीक है, पहला वाला जो है N2O नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। कहां से टच हो जाता है? इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो बनता है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ब्राउन कलर की गैस होती है, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। क्या नाम है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, तीसरी जो है इसको नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोलते हैं। सबको नाम मालूम थे इनके? ये चौथी वाली जो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें? मल्टीपल प्रोपोर्शन अगर देखना है तो हम क्या करेंगे? एक के मास को फिक्स करेंगे और बाकी के मासेस को देखेंगे कि ऑक्सीजन के मासेस, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे और ऑक्सीजन के मासेस में देखेंगे सिंपल रेशियो आता है या नहीं। चलो भाइयों और बहनों स्टार्ट। पहले लेते हैं N2O, फिर NO2 ले लो, फिर NO ले लो, फिर N2O3 ले लो। क्या प्रूफ करना चाहते हैं? मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक को फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब क्या है? फिक्स करने का मतलब है कि एक का मास क्या होगा? कांस्टेंट ले लो आप। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन के 2 है, फोर्थ वाले में नाइट्रोजन के 2 है और फिफ्थ वाले में नाइट्रोजन के 2 है। बाकी में क्या है आपके? इन दोनों में एक एक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करके रेशियो लिखना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। पहले तो जो है वो लिख लो, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन। ठीक, अब 1 नाइट्रोजन का मास देखना है। 1 नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा? 28, 1 ऑक्सीजन का 16। ये रेशियो मास का। यहाँ 1 नाइट्रोजन है तो 14 और ये 32। यहाँ 1 नाइट्रोजन है तो 14 और 16। यहाँ पे 2 है तो 28 और 3 है तो 48 हो गया। और यहाँ पे 28, 16 5 जा 80। ठीक है, अब क्या करना है? एक को, नाइट्रोजन को हम फिक्स करना चाहते हैं तो जिसको फिक्स करना चाहते हो उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये 3 केसेस में तो 28 है, 2 में 14 है, तो इस रेशियो में क्या कर दो? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, इधर भी पूरा रेशियो चेंज होगा। 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28:64, दोनों में हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। इसमें अब क्या किया? अब एक को फिक्स कर लेते हैं, इसको फिक्स कर दिया। इसको फिक्स कर लिया तो अब क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो 16 आ गया। यहाँ पे क्या आ रहा है?
64, इनकी रेशियो को देख रहे हैं ऑक्सीजन, 16, 64, 32, 8 और 80। ये वाले को अगर चौथे नंबर पे लिखते तो इधर आ जाता, इसको इधर लिख लो और इसको इधर खिसका दो। खिसकाने का मतलब है ये वाले को NO2 वाले को किस पे लेना है, चौथे नंबर पे लेना। तो अगर रेशियो में ऐसे देखें, N2O को पहले ले लो, फिर किसको ले लो, NO को, फिर ले रहे हैं हम किसको, NO को, फिर NO2 को, फिर N2O3 को, फिर N2O5। यही तो है, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर लिया अपनी बात को प्रूव करने के लिए। हाँ जी, अच्छा N2O3 48 वाले को पहले लेना है। हाँ, रेशियो हम बनाना चाहते हैं ना, तो N2O3 को लो, इसमें ही चेंज हुआ है ना, N2O3 को ले लो, फिर किसको ले लो, NO। अब रेशियो देख लो, N2O में रेशियो क्या है, ये था ना 28 रेशियो 60। NO में क्या था, 28 रेशियो 32। N2O3 में 28 रेशियो 48, इसमें 28 रेशियो 64 और इसमें 28 रेशियो 28 को फिक्स कर दिया। सब में रेशियो कितने का आ गया, ऑक्सीजन 16 की टेबल से कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। ये बात क्या प्रूव करती है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि दो एलिमेंट मिलकर के कई सारे कंपाउंड बना रहे हैं। एक एलिमेंट के मास को अगर फिक्स कर दो, जो अदर एलिमेंट है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में, उसका रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्लियर? पक्का? अब कोई क्वेश्चन दें कि इसमें प्रूव करो तो प्रूव कर लोगे? प्रूविंग अगर करनी है तो प्रूविंग में क्या देखना है, परसेंटेज दिया जा सकता है आपको, तो परसेंटेज से आप क्या कर सकते हो, आप रेशियो निकाल सकते हो कि मास का रेशियो कितना है। अगर वो इस तरीके से सिंपल होल नंबर रेशियो आता है तो आप बोलोगे मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव करता है, और अगर नहीं आता है तो क्या बोलोगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव नहीं। ठीक है, टाइम बोलिए। AC बंद कर दो, 15 मिनट, टाइम बोल दिए, 15 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अंशुल, हाँ आपको क्या लग रहा है, क्या लगा? ये भी बंद करना है? हाँ, चले कुछ सवाल करा दें, 2-4, चलो सवाल कर लो। चलो भाई, अब ये लॉस तो क्या है कि ठीक है, तो इतना कुछ आते वाते है नहीं। क्या हुआ, हंस के ना, आते नहीं है लॉस, ठीक है, लेकिन बताने पड़ते हैं। बताने पड़ते हैं आपको, आते वाते कुछ है नहीं इतने ज्यादा। चलो अब करो। क्वेश्चन नहीं आया, हम्म क्वेश्चन नहीं अब आया। जेई में नहीं आता है, हम क्या करें, 11th में आ सकता है, इसलिए आपको बताना क्या है, जरूरी है ना। बुक में दे रहा, हम्म बुक में दे रहा। बुक में दे रखा है ना। अच्छा, अब हम लोग अपने उसी पे आ जाते हैं, मोल मोल फ्रैक्शन, इन्हीं चीजों पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में गिवन है, mole fraction of solute in a solution is 0.1.
मोल फ्रैक्शन निकालना सबको बताया है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है। एट 298 केल्विन 298 केल्विन ही होता। 25 डिग्री सेल्सियस। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज मोलैलिटी, यानी कि इस टेम्परेचर पे मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या है, सॉल्यूशन की, दोनों सेम है, ये बात बोल रहे हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। निकालना है आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कहाँ, यहाँ मोलैरिटी है और वहां पे मोलैलिटी, दोनों सेम है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रेशियो निकालना। चलो चालू हो जाओ। सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया हुआ है 0.1, तो मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस करके 0.9 आ जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी दूसरी इंफॉर्मेशन, मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों की सेम है, सॉल्यूशन की सेम। तीसरी इंफॉर्मेशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2। चलो यूज करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का है, एडवांस शायद 2016 में आया। ठीक है, दम कुछ भी नहीं है, सोच क्या है, मेंस लेवल की है। क्वेश्चन दे दिया गया एडवांस में, लड्डू खाने के लिए बच्चों को। आपने किया नहीं हुआ इसलिए आप मोलैलिटी मोलैरिटी नहीं किया ना, कि किया है मेरे साथ, किया है तो फिर करिए। मोल फ्रैक्शन नहीं किया है, ट्राई करो सब लोग। सबका फॉर्मूला लिख दूं, मोल फ्रैक्शन का, मोलैलिटी का, मोलैरिटी का लिख देती हूँ, फिर करो। सब लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? दिमाग चल रहा है, नहीं तो मैं बताऊं।
नहीं चल रहा है, अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? चल रहा है। अंशुल नहीं आ रहा, आशय चल रहा है, दिमाग कोशिश कर रहे, ट्राई तो करो। सब डेटा है तुम्हारे पास, अगर फॉर्मूला लिखोगे तो कर लोगे। फॉर्मूला लिखो, डेटा है तुम्हारे पास। कुछ चीजों को एज्यूम करो, किसी को एक्स किसी को वाई। बताऊं? किसी का आ रहा है कि बताऊं? और कोई डेटा तो दिया नहीं है, वाटर वाटर है नहीं सोल्यूशन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर आ गया तुम्हारा? तुमने सॉल्व तो कुछ किया नहीं। अंशुल ये क्या कर रहे हो तुम? बैठे बैठे ऐसे अंदाजे लगा रहे हो, ऑप्शन भी नहीं है तो भी। ऑप्शन होता तो भी समझ में आता, किसी का अंदाजा लगा दिया। अंशुल क्या कर रहे हो ये? देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.1। तो आपको पता है अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी होगा, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर एडक्ट करते हैं तो 1 आता है, दोनों का ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो कितना आ गया आपका? 0.9। ठीक। अब अगर आप एक के मोल्स को n मान लो, n1 मान लो, और दूसरे के मोल्स को n2 मान लो। मान लो आपने n1 ले लिया सॉल्यूट के मोल्स, और n2 किसको मान लो? सॉल्वेंट के मोल्स को। ठीक है, एक को n1 मान लो, एक को n2। तो अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही तो करते हैं। तो क्या होगा? n1 बाई n1 प्लस n2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0.1। ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। दूसरा n2 बाई n1 प्लस n2, ये क्या आ जाएगा? 0.9। कोई दिक्कत? अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को डिवाइड अगर कर लो 1 और 2 को, तो n1 n2 जो प्लस वाली चीज है वो कट जाएगी भाई, इक्वल है तो कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 इज इक्वल टू n1 बाई n2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? n1 बाई n2 आ गया, यानी दोनों के मोल्स का रेशियो क्या आ गया? 1/9। ये आ गया। ठीक। अब क्वेश्चन में दूसरा डेटा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कि जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी के बराबर है। मोलैरिटी अगर मोलैरिटी के इक्वल है तो क्या समझ सकते हो आप? मोलैरिटी और मोलैरिटी क्या होती है भाई? अगर तुम मोलैरिटी निकालोगे तो क्या करोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो करते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही करते हो ना। ठीक। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं अपने पास? n1 मान लिया हमने। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कैसे निकालते हो?
V इज इक्वल टू m/d करते हो, डेंसिटी सॉल्यूशन की 2 गिवन है, यहाँ क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो करोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्व। ये बात सबको क्लियर है, बाई 2 डेंसिटी, ठीक। इसको यहां रख दे, मास सॉल्यूट प्लस मास सॉल्वेंट बाई 2, ये क्या आ गई, मोलरिटी, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हो, मोल्स अगर पता है तो जीएम निकाल सकते हो, ऐसे ही तो रखते हो। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, जीएम बाई एमएम। आपको क्या निकालना है, एक बार सॉल्यूट का मास निकालना है, दूसरी बार सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो जीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। सॉल्यूट के केस में मोल्स क्या दिए हुए हैं, N1 माना है, और सॉल्यूट का मोलर मास ले लो, यही तो रेशियो निकालना है ना। और सॉल्वेंट के केस में जीएम गिवन मास क्या हो जाएगा, N2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात सबको क्लियर है, यहां तक की बात, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो डेटा को, यहाँ पे रख दो, मोलरिटी इज इक्वल टू N1 बाई, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया आपका, N1 इंटू मोलर मास ऑफ, ये क्या आ गया, N2 इंटू मोलर मास ऑफ, कोई दिक्कत, 2 ऊपर चला जाएगा क्या, ये मोलरिटी आ गई है ना। अभी हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, आप क्या लिखें, मोलरिटी लिख दे, क्या लिख दे, मोलरिटी, दोनों को फिर इक्वल करेंगे क्योंकि दोनों क्या दी हुई है, इक्वल। अब निकाल लो क्या, मोलरिटी, ठीक। मोलरिटी कैसे निकालते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किस पे लेते हो, केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आया, यही तो निकाला, N2 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहां से किस पे आएगा, ग्राम में आएगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पिछले वाले केस में भी देख लो कहीं ml का चेंज तो नहीं है, यहाँ से हमने मास निकाल लिया, मास किस में आ गया, ग्राम में आ गया, डेंसिटी किस में दी थी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई थी, तो ये जो वॉल्यूम आया, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, वॉल्यूम ही तो निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में आया है, ml में आया है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब डिवाइड करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे 1000 से, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम आपको किस में लेना होता है, लीटर में लेना होता है ना, ठीक है। जो डेटा थे उससे हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आई थी वैल्यू, ये आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोलरिटी और मोलरिटी क्या है, इक्वल है, तो ये वैल्यू उसके इक्वल कर दो, कर लो इक्वल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये बोलना है आपको, N1 इंटू 2, इसको इक्वल कर देते हैं, N1 इंटू 2 और क्या 1000, और नीचे क्या था
N1 into molar mass of solute plus N2। अब देखो क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? N1 और 1000 ये तो पूरा ही कट जाएगा, देख पा रहे हो? ये तो पूरी वैल्यू कट गई है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, कुछ मिला हमको, कुछ हमको रिजल्ट मिला। 2N2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मिला। और यहाँ पे क्या मिला, N1 मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस N2 मोलर मास ऑफ सॉल्ट, ये मिला हमको। यहाँ पे क्या है, 2N2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है और वहां पे क्या है, N2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो N2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2N2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे N2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस वैल्यू को जब इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगी। तो क्या बचेगा, N2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बचेगा केवल, और ये N1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बचेगा। ठीक, आपको निकालना किसका किसका रेशियो है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो इसको इधर ले जाओ, N1 को इधर ले आओ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल रिजल्ट N2 बाई N1 इज इक्वल टू आ गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू आ गई जो रेशियो में निकालना N2 बाई N1। और जब क्वेश्चन शुरू हुआ था तो N1 बाई N2 हम पहले ही निकाल चुके थे डिवाइड करके। N1 बाई N2 1/9 था, तो N2 बाई N1 क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई अपनी, 9/1 रख दिया, तो रेशियो क्या आ गया, पहले ही आ गया था, तो इतना किया क्यों, है ना अंशु। ये प्रूव किया ना कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का जो ये डिवीजन है वो N2 बाई N1 है। केस क्या था, केस था डेंसिटी 2 दी हुई थी और मोलैरिटी इक्वल थी। तब टाइम बोलो, बच गए तुम्हारे 6। ठीक, चलिए बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम।